हेलो दोस्तों, जिसका भी बिहार पुलिस का 16 तारीख से पेपर है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब अपने हाथों में अंतिम 5 दिन बच गया है। कितना दिन बच गया है? अंतिम 5 दिन बच गया है। अंतिम 5 दिन में कम से कम आप 10 सीट लगाइए और रिजल्ट लेकर के जाइए। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 7 और इसमें जितने भी जीके जीएस पूछे गए हैं काफ़ी डिस्कशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, अष्टप्रधान नाम का मंत्री परिषद था। दोस्तों अष्टप्रधान नाम का मंत्री परिषद पूछ रहा है कि किसके काल में था। तो अष्टप्रधान नाम का मंत्री परिषद दोस्तों मराठा प्रशासन में था। मराठा प्रशासन में पूछेगा कि किसके दरबार में था, तो शिवाजी महाराज के दरबार में। किसके दरबार में था? तो शिवाजी महाराज के दरबार में क्या रहता था? अष्टप्रधान रहता था। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अष्टदिग्गज किस काल में था। दोस्तों अष्टदिग्गज जो था, अष्टदिग्गज ये विजयनगर साम्राज्य के काल में था। किस काल में था? विजयनगर के काल में था। और विजयनगर में पूछेगा किसके दरबार में रहा करता था अष्टदिग्गज, तो दोस्तों ये रहा करता था विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। ठीक है। अच्छा, अब अष्टदिग्गज आप बता दिए, आप लोग ये बताइए कि नवरत्न किसके किसके दरबार में रहता था। दोस्तों नवरत्न जो था, नवरत्न ये 2 आदमी का दरबार में रहता था। इतिहास में आपको पता ही होगा, एक तो सम्राट अकबर के दरबार में रहता था। इसके नवरत्न में कौन कौन शामिल था? टोडरमल, बीरबल, मानसिंह, भगवान दास, अबुल फजल, फजीत, तानसेन, ये सब इसके नवरत्न में शामिल था। दूसरा रहता था दोस्तों चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में। किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में। और इसी चंद्रगुप्त सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न रहता था। कालिदास, शंकु, घटपरकर ये सब इसी के कार्यकाल में हुआ करता था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। दोस्तों जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ लंदन में, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और भी मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय तो अकबर था। ठीक है। लेकिन जब हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? 1600 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1600 ईस्वी में भारत ये आया था व्यापार करने के लिए। जब ये भारत व्यापार करने के लिए आने वाला था तो उस समय उसको पता था कि अकबर जिंदा है। लेकिन दोस्तों अकबर उस समय मर चुका था और मरने के बाद में जहांगीर गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? जहांगीर गद्दी पर बैठा था। तो जहांगीर के काल में कौन भारत आया था? दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था? कौन सा अंग्रेज भारत आया था? तो कैप्टन हॉकिंस ये प्रथम अंग्रेज था जो भारत आया था। किसके कार्यकाल में? जहांगीर के कार्यकाल में। इसको आना था अकबर के दरबार में, लेकिन तब तक अकबर मर चुका था, जहांगीर शासन कर रहा था। और कैप्टन हॉकिंस और यहाँ पर आया और जहांगीर के बीबी के लिए ढेर सारा उपहार लाया और जहांगीर से इंग्लिश में बात किया और जहांगीर ने खुश होकर इसको इंग्लिश खां की उपाधि दे दिया। क्या दिया? इंग्लिश खां की उपाधि किसको दिया गया था? तो कैप्टन हॉकिंस को दिया गया था। अगर यहाँ तक आपको बात में समझ में आ रहा है तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा ठीक है। जहांगीर का बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो जहांगीर का दोस्तों बचपन का नाम था इसका सलीम। क्या नाम था? सलीम। क्योंकि सलीम जो था दोस्तों, ये सलीम चिश्ती से अकबर जो था बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसके दरबार में अकबर 14 बार गया था। उन्हीं के मन्नत से इस सलीम का पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था? सलीम रख दिया गया था। लेकिन अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा कहता था। क्या कहता था? शेखू बाबा कहा करता था। ठीक है। शाहजहाँ का बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो खुर्रम नाम था। क्या नाम था? शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था। और आलमगीर हम लोग किसको कहते थे? दोस्तों आलमगीर हम लोग औरंगजेब को कहते हैं। किसको कहते हैं? आलमगीर औरंगजेब को कहते हैं। और जिंदा पीर भी हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है। अकबर का बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या नाम था? जलालुद्दीन नाम था। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त जो शुरुआत हुआ था वो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त इसी को हम लोग कहते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त। क्या कहते हैं? इस्तेमारी बंदोबस्त, या इसी को हम लोग कहते हैं जमींदारी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह जो किया गया था जमींदारों के साथ किया गया था। ऑप्शन नंबर इधर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अस्थाई बंदोबस्त का अगर जनक पूछ ले तो इसका जो जनक था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? कॉर्नवालिस इनका जनक है। ठीक है। और इसमें जमींदार जो हुआ करता था दोस्तों भूमि का मालिक हुआ करता था। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं रैयत बाड़ी व्यवस्था।
रैयत बाड़ी व्यवस्था। और रैयत बाड़ी व्यवस्था जो था दोस्तों, इसका जनक पूछेगा कौन था, तो थॉमस मुनरो। इसका जनक कौन था, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयत का क्या अर्थ होता है। दोस्तों रैयत का जो अर्थ होता है किसान होता है। क्या होता है, किसान होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक कौन हुआ करता था। दोस्तों ज़मीन का मालिक जो होता था वहाँ का किसान होता था। कौन होता था, ज़मीन का मालिक किसान ही होता था। कौन होता था, किसान होता था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में यहाँ चौथा नंबर का, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह यह जो हुआ था 1820 में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये छोटा नागपुर जो स्थान है ये कहाँ पर है, यह झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में है, ये बात याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत थे। तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का जो अग्रणी दूत था वो कौन था, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को हम लोग भारत में पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को हम लोग अतीत एवं भविष्य का मध्य सेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य का मध्य सेतु पूछेगा किसको कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता पूछेगा किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1733 ईस्वी में। कब हुआ था, 1773, सॉरी दोस्तों 33 नहीं, 1773 में बंगाल का राधानगर में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, बंगाल का राधानगर में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु दोस्तों कहाँ हुआ था, तो इसका जो मृत्यु हुआ था 1833 में। कब हुआ था, 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसका पत्रिका का नाम क्या था, तो संवाद कॉमेडी। क्वेश्चन पूछेगा कि संवाद कॉमेडी किसका पत्रिका है, तो दोस्तों इसी का पत्रिका का नाम क्या है, संवाद कॉमेडी है। ये बात आपको याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। भारत का मार्टिन लूथर दोस्तों हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं भारत का मार्टिन लूथर। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में, कहाँ, मुंबई में आर्य समाज का स्थापना किया था। किसका किया था, आर्य समाज का स्थापना किया था। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम पूछेगा, बचपन का नाम बताओ, तो इसका बचपन का नाम क्या था भैया, इसका बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर नाम था। और स्वामी दयानंद सरस्वती से याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बुक का नाम क्या था, इसकी रचना का नाम क्या था, तो सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था, सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेदों की ओर लौटो। क्या नारा था, वेदों की ओर लौटो। यह नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती को दोस्तों हम लोग भारत में अशांति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत में अशांति का जनक कहते हैं, भारत में अशांति का जनक कहते हैं। यह बात कौन कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और एक व्यक्ति है जिसको हम लोग भारत में अशांति का जनक कहते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट में उसका नाम छाप दीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हो वो आपको याद हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 7वां नंबर का प्रश्न है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो पत्रिका है उसका क्या नाम था, अल हिलाल। और एगो का नाम याद रखना है, अल बिलाल। दोनों याद रखना है कि अल हिलाल और अल बिलाल किसका है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। तो ये भी बिल्कुल सही मिलान है। ठीक है, तो इनमें हमको कौन गलत खोजना है। ठीक है, लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम लोग लोकमान्य भी कहते थे, तो बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्रिका याद रखना है, केसरी एगो ये है, एगो और याद रखना है मराठा। क्या याद रखना है, मराठा। दोस्तों मराठा जो था ये मराठी भाषा में नहीं था,
इंग्लिश भाषा में था। किसमें था? इंग्लिश भाषा में छपता था। लेकिन जो केसरी था दोस्तों, याद रखना कि केसरी जो था यह मराठी भाषा में छपता था, उल्टा पुल्टा था। किस भाषा में छपता था? मराठी भाषा में छपता था। ठीक। और जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ये इसी का है, नेशनल हेराल्ड इसी का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसका क्या है? नेशनल डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इसी का है। ए बंच ऑफ लेटर, ए बंच ऑफ लेटर का लेखक पूछेगा कौन था, तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू ही था। ठीक है। इंडिया ग्लिम्सेज, इसका भी कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू था। और महात्मा गांधी का द पायनियर दिया गया है, यहाँ गलत दिया गया है। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का केवल 4 पत्रिका याद रखना है। यंग इंडिया, कौन कौन? यंग इंडिया, नवजीवन, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, यही 4 पत्रिका भैया किसका है? महात्मा गांधी का है। ठीक है। लेकिन ये 4 को तो नहीं दिया है गया, क्या दिया गया है? द पायनियर, ये महात्मा गांधी का नहीं है, तो यही गलत दिया गया है। तो यानी गलते वाला आपको खोजना है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तो द पायनियर किसका है दोस्तों? द पायनियर जो है यह किसका है? जॉर्ज एलन का। किसका है? द पायनियर किसका है? जॉर्ज एलन का है, जॉर्ज एलन का है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब प्रकाशित किया गया था? तो इनफील्ड राइफल को कब प्रकाशित किया गया था? तो इनफील्ड राइफल को प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1856 को। अच्छा, अब जो मैं आपको बताता हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले एक बंदूक हुआ करता था जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। 1857 की क्रांति का बात मैं बता रहा हूँ। इससे पहले जो कौन बंदूक हुआ करता था? ब्राउन बेस। अब इसके जगह पर दोस्तों एक नया टेक्नोलॉजी का बंदूक लाया जिसका क्या नाम था? इनफील्ड राइफल। क्या नाम था? इनफील्ड राइफल। इसमें एक बार गोली भरो और धाए धाए मारते रहो। जैसे आप बॉर्डर फिल्म में देखते हो सनी देओल जो धाए धाए फायरिंग करता है। और लेकिन इसका एक खासियत था इनफील्ड राइफल का, क्या था कि इसका जो कारतूस हुआ करता था, कारतूस, इस कारतूस में दोस्तों बताया गया कि गाय और सुअर का चर्बी है। क्या है? गाय प्लस सुअर का चर्बी है। अगर गाय का चर्बी है तो मुस्लिम नफरत करेगा, सुअर का चर्बी था तो नहीं सॉरी दोस्तों, गाय का चर्बी से हिंदू नफरत करेगा, सुअर की चर्बी से मुस्लिम नफरत करेगा। तो यह बात का हवा उड़ाया गया और यह बात सही भी था। तो यह बात पूरा भारतवर्ष में फैल गया और 1857 का क्रांति का शुरुआत हो गया। और यह सबसे पहले 1857 के क्रांति का शुरुआत दोस्तों कौन कर दिया था? मंगल पांडे द्वारा किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और मारो फिरंगी को पूछेगा किसका नारा है? तो इसी का नारा है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति से जुड़ा यहाँ प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट यहाँ पर ध्यान देखिए। यहाँ मिलाने के लिए हमको कह रहा है, तो मिलाने के लिए हमको कह रहा है, तो नाना साहब कहाँ से कर रहा था? नाना काना, ये कानपुर से कर रहा था। ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहा था? तो कुंवर सिंह कर रहा था आरा से कर रहा था, आरा यानी बिहार से कर रहा था। ठीक है। और यहीं पर आप देख लीजिए, यानी कि 3 का डी है ना? 3 का नहीं, 2 का डी है और 3 का सी है। देखिए तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ज़्यादा हमको नहीं मिलाना है, यहीं पे हमको रुक जाना है। 2 का डी और 3 का सी। तो हम लोग देखते हैं 2 का डी और 3 का सी। तो हम लोग देख लेते हैं 2 का डी, यहाँ देख लीजिए यहाँ पर है, और 3 का सी, 2 का डी यहाँ मिल गया हमको, 2 का डी यहाँ मिल गया और 3 का सी, 3 का हमको सी हमको कहाँ मिल गया है? और यहीं पे मिल गया है, 3 का सी यहाँ मिल गया है, यानी यही होने वाला है। और यहाँ तो 3 का 1 दे दिया है, 3 का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और 1924 में महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी अध्यक्ष बना। और कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? तो कर्नाटक के बेलगांव में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक का बेलगांव, इसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए और भी बात मैं आपको बताता हूँ। इलाहाबाद में कांग्रेस का
जो अधिवेशन हुआ था, कैमा नंबर का अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों इलाहाबाद में कांग्रेस का 4th अधिवेशन हुआ था, चौथा अधिवेशन हुआ था। और चौथा अधिवेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्ष अंग्रेजों को बनाया गया था, तो जॉर्ज यूले हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कराची अधिवेशन। दोस्तों कराची जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था कराची अधिवेशन? 1931। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, कराची अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। SVP, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, ठीक है। और गया अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों गया अधिवेशन क्या था? तो गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? गया अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों 1922 में हुआ था। और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष बनाया गया था CR दास यानी चित्तरंजन दास को बनाया गया था। और ये चित्तरंजन दास कौन था भैया? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों बंगाल विभाजन का घोषणा पूछ रहा है, तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था, हम लोग यहाँ पर देखते हैं बंगाल विभाजन। चलिए हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन, ठीक है। दोस्तों बंगाल विभाजन का घोषणा, अगर आपसे घोषणा पूछे कि घोषणा कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था वो 19 जुलाई 1905। कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके द्वारा लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कर दिया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों बंगाल विभाजन पूरा कब हो गया था? बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन हुआ कब था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन पूर्ण कब हो गया था? 16 अक्टूबर। ये क्वेश्चन पिछला बार बिहार पुलिस में पूछा गया है, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने कर दिया था? दोस्तों बंगाल विभाजन को पूरी तरह से रद्द कौन कर दिया था? तो पूरी तरह से रद्द करने वाला व्यक्ति था, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने क्या कर दिया था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों अपने शिलालेख में अशोक को सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? आपको क्या बताना है? अशोक को कहा जाता है। अब अशोक का पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए। सारा नाम इसका एक ही ट्रिक है जिससे कवर हो जाएगा। सम्राट देव नाम प्रिय, सम्राट देव नाम प्रिय, सम्राट देव नाम प्रियदर्शी। तो सम्राट देव नाम प्रियदर्शी, ये सब इसी का नाम है, ठीक है। सम्राट देव नाम प्रियदर्शी, सम्राट देव नाम प्रियदर्शी। करमोली चंड अशोका, करमोली चंड अशोका। फिर अशोक वर्धना, अशोक। तो ये सब किसका नाम है? सम्राट अशोक का नाम है। सम्राट देव नाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय है। प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं को पूजने वाला। करमोली चंड अशोका इसको इसलिए कहा गया क्योंकि क्योंकि यह देखने में काफ़ी क्रूर था। तो और यह शुरुआत में यह बहुत हिंसा करता था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? करमोली चंड अशोका। अपने दरबार में महिलाओं से पूछा, क्या देखने में मैं बहुत क्रूर हूँ? इसका शक्ल कहा जाता है कि सड़ी हुई मछली के जैसा था। तो उस महिलाओं को क्या कर दिया गया था? महिलाओं ने जब कहा कि हाँ आप बहुत क्रूर हैं, तो इनको जिंदा जला दिया था, इसलिए इसको करमोली चंड अशोका कहते हैं। अशोक वर्धना नाम दोस्तों अशोक का वायु पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। अशोक का नाम अशोक कई अभिलेखों से भी हमको प्राप्त होता है। तो ये सब नाम किसका था? सम्राट अशोक का पूरा नाम था। और सम्राट अशोक के समय याद रखना कि बौद्ध धर्म का कैमा संगीति हुआ था? तीसरा संगीति हुआ था। और तीसरा संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख जो है हमको कलिंग नरेश खारवेल का जानकारी मिलता है। यहाँ से किसका मिलता है? कलिंग नरेश खारवेल। और यह खारवेल और अशोक के बीच में
अशोक के बीच में 261 बीसी में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। इस युद्ध में अशोक जीता था और कलिंग के राजा खारबेल हार गया था, और हारने के बाद में अशोक ने यहाँ पर इतना रक्तपात मचाया, इतना रक्तपात किया कि यहाँ पर पड़े लाशों को देखकर इनका हृदय पिघल गया और यह पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गया। और यहाँ पर क्या करता है, यह बौद्ध धर्म अपना लेता है। क्या करता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपनाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, पूछेगा कि यह कलिंग जो क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों, ये कहाँ हुआ करता था? तो कलिंग दोस्तों अभी वर्तमान में कहाँ हुआ करेगा? उड़ीसा में। अगर कलिंग जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? उड़ीसा में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, कौन से प्राचीन भारत के लेखक एवं पुस्तकों का गलत मिलान है? यहाँ पर कुछ पुस्तक दिया गया है और उनका गलत मिलान दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है। रघुवंशम ये किसका है? कालिदास का है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्नो मित्रम, ये सब पुस्तक किसका है? कालिदास का है, ठीक। कादम्बरी दोस्तों किसका है? बाण भट्ट का है। कादम्बरी किसका है? बाण भट्ट का है, बाण भट्ट का। लेकिन दिया क्या है? हर्षवर्धन। तो गलत मिलान यही है और गलत आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाद बाकी बुद्ध चरित्र किसका रचना है? यह अशोक घोष का बिल्कुल सही मिलान है। मृच्छकटिकम किसका है? तो शूद्रक का है, यह भी बिल्कुल सही मिलान है। तो यही कादम्बरी गलत मिलान था। ये कादम्बरी किसका है? हर्षवर्धन। अच्छा, अब मैं आपको हर्षवर्धन का किताब का नाम बताता हूँ दोस्तों। हर्षवर्धन का टोटल 3 प्रसिद्ध नाटक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग हर्षवर्धन की किताब के नाम जान लेते हैं। हर्षवर्धन, चलिए हर्षवर्धन का कौन कौन? रत्नावली हो जाएगा। फिर याद रखना है प्रियदर्शिका और नागानंद, यही तीनों रचना किसका है? हर्षवर्धन का है। अब लेकिन यहाँ पर कादम्बरी लिख दिया था, कादम्बरी किसका है? बाण भट्ट का है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या था इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ है? 15 नंबर का प्रश्न है, कहाँ से हमको 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है भैया कालीबंगा से। कहाँ प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। और काले रंग की चूड़ी, ये सब हमको यहीं से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? यह घग्घर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे है। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान। कालीबंगा जाना पड़ेगा तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? राजस्थान जाना पड़ेगा। और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था? तो एक ट्रिक था, एक लड़का था जिसका क्या नाम था? मोहन से याद रखना है मोहनजोदड़ो। और मोहन जो था क्या था? पंडित था। क्या था? मोहना क्या था? पंडित था। और ये पंडित था तो यह खाता भी दबा करके था। खाएगा क्या? अन्न। तो विशाल अन्नानागार पूछेगा हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यहीं से प्राप्त हुआ था। खाता भी था और रोज सुबह सुबह स्नान करता था। स्नान पानी से किया जाता है। तो विशाल स्नानागार कहेगा हमको सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। खाता भी था दबा करके, नहाता भी था और क्या करता था? रोज अच्छा कपड़ा पहनता था। क्या करता था? रोज अच्छा कपड़ा पहनता था, यानी सूती वस्त्र। कपड़ा लेकिन कैसा पहनता था? सूती वस्त्र पहनता था। सूती वस्त्र का भी साक्ष्य पूछेगा हमको कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और आपको क्या याद रख लेना है, और अच्छा कपड़ा पहनता था लेकिन मोहना था बड़ा खच्चर। एक आदत इसमें बड़ा गलत था कि नाच देखने का यह शौकीन था। तो नाच देखने से याद रखना है कांसे की नर्तकी या लड़की का डांस करते हुआ मूर्ति पूछेगा हमको कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। निम्नलिखित में किस युग का सम्मेलन सही नहीं है? चलिए कौन जगह है जो यहाँ पर गलत मिला गया है? तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, बिल्कुल सही है मिलान। यहाँ पर लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, बिल्कुल सही मिलान है। कालीबंगा भी जस्ट बताए हैं कि कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कालीबंगा में क्या दे दिया? हरियाणा में हिसार पड़ता है। क्या पड़ता है? हिसार पूछेगा कहाँ है? तो यह हरियाणा में है, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो बिल्कुल सही यह भी मिलान है। जबकि गलत कौन था? कालीबंगा।
तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। तो हमको गलत ही चुनना था, तो गलत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछ रहा है कि किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों हमको ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और ऋग्वेद में क्या मिलता है? तो ऋग्वेद में दुनिया का पहला युद्ध, आपको पता है कौन सा था दुनिया का पहला युद्ध? दास राग युद्ध। क्या था? दास राग युद्ध। ये दुनिया का पहला युद्ध था और इस दास राग युद्ध का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और ये सबसे प्राचीन वेद है, ये तो पता है। अच्छा, ऋग्वेद का उपवेद बताओ किसको कहते हैं? ऋग्वेद का उपवेद पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? ऋग्वेद का दोस्तों उपवेद हम लोग कहते हैं आयुर्वेद को। किसको कहते हैं? आयुर्वेद को कहते हैं। आयुर्वेद को कहते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञाता को होत्री कहा जाता है। होत्री कहा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो आयुर्वेद के ज्ञाता को दोस्तों अधर्व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञाता को अधर्व्यू कहा जाता है। अधर्व्यू, अधर्व्यू कहा जाता है। ठीक, सामवेद के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं? तो सामवेद के ज्ञाता को हम लोग सामवेद के ज्ञाता को हम लोग उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। फिर अथर्ववेद के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं? अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद के ज्ञाता को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 18 नंबर का। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? 18 नंबर का प्रश्न है। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी जो बना था उसी का दामाद, महावीर स्वामी का दामाद जमाली बना था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न आपको और याद रखना है। ठीक है, महावीर स्वामी और उसके दामाद के बीच में दोस्तों क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था और ये दोनों के बीच विरोध हो गया था। तो विरोध भी पूछेगा किस चीज़ के साथ हुआ था? तो जमाली के साथ ही हुआ था। तो पहला इसका विरोधी पूछेगा महावीर स्वामी का कौन था? तो उसका दामाद जमाली था। और जमाली का जो विवाह हुआ था अनुजमा प्रियदर्शना से हुआ था। किसका हुआ था? अनुजमा प्रियदर्शना से हुआ था। और ये अनुजमा प्रियदर्शना यानी जमाली का पत्नी हो गया और महावीर स्वामी का क्या हो गया? पुत्री हो गया। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, त्रिशला महावीर स्वामी का कौन हुआ करती थी? यह माता हुआ करती थी। ये बात आपको याद रखना है। यशोदा ये तो बुद्ध का माता था, ये आपको पता होगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। 24वें तीर्थकार जैन धर्म के पूछेगा कौन था? तो महावीर स्वामी था। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म में पांचवा सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महावीर स्वामी के कुल 11 शिष्य हुआ। कितना शिष्य हुआ? 11 शिष्य हुआ, जिसको हम लोग गंधर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? गंधर कहते थे। ठीक है, और महावीर स्वामी से एक और प्रश्न याद रखना है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इसका बचपन का नाम पूछ लिया क्या था? तो वर्धमान था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न भगवान बुद्ध से है कि भगवान बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि भगवान बुद्ध का माँ का नाम यशोदा हुआ करता था। यशोदा। और पिता का जो नाम हुआ करता था, पिता का नाम क्या था? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। और यह जो यशोदा थी नेपाल के कोलीय वंश की थी। कहाँ की थी? नेपाल के कोलीय वंश की थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोलीय वंश। और शाक्य वंश, इसका पिता किस वंश का था? इसका पिता शाक्य वंश का था। किस वंश का था? शाक्य वंश। यानी महात्मा बुद्ध भी पूछेगा कि किस वंश का था, तो बुद्ध भी पूछेगा तो बुद्ध भी शाक्य वंश का था। किस वंश का था? शाक्य कुल का था। ठीक, और पूछेगा कि महात्मा बुद्ध कौन सा जाति का था? तो महात्मा बुद्ध जाति का क्षत्रिय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? क्षत्रिय हुआ करता था। इसके पिता का नाम क्या मैंने अभी आपको नहीं बताया था, तभी बताता हूँ। शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम हुआ करता था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को हम लोग एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का
प्रकाश या एशिया का ज्योतिर्पुंज भी हम लोग कहते हैं। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हो गया था 35वें वर्ष। कब हुआ था? 35वें वर्ष में हुआ था। ठीक, इन्होंने घर कब त्याग किया था? 29वें वर्ष। अपने आयु के 29वें वर्ष घर को त्याग कर दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। यहाँ महाजन पद दिया गया है और इसकी राजधानी दिया गया है। तो चलिए हम लोग 1 को मिलान करते हैं। कौन सा महाजन पद का कौन सा राजधानी हुआ करता था? अस्मक का राजधानी पोटन हुआ करता था। मत्स्य का राजधानी विराटनगर हुआ करता था। कुरु का इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। शूरसेन का मथुरा हुआ करता था। तो आप लोग फटाफट देखिए, 1 का सी कहाँ दिख रहा है? 1 का सी हमको यहाँ दिख रहा है और कहीं पे दिख रहा है 1 का सी, और यहाँ पर हमको दिख रहा है सी का 1। ठीक है, तो यानी कि आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों गलत है। आंसर आपका यही दोनों में होने वाला है। तो फटाफट हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, और 2 नंबर का डी, 2 का डी हमको कहाँ दिख रहा है? तो 2 का डी हमको कहाँ दिख रहा है? तो चलिए 2 का डी हमको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है और कहीं पे दिख रहा है? हाँ, यहाँ दिख रहा है और कहीं पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 2 का डी। फिर 2 का डी हो गया। फिर 3 का ए हमको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक में। और सी का ए यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये गलत है। तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब चलिए फिर से हम मिलाते हैं। मत्स्य का कहाँ हुआ करता था? विराटनगर। तो मत्स्य का विराटनगर यानी 3 का ए आप लोग फटाफट देख लीजिए। 3 का ए का क्या? 3, ये इसमें मिल रहा है ए का 3, ए का 3 हो गया। ठीक, और बी का 4 यहाँ है, बी का 4 हो गया। फिर सी का 1 यहाँ मिल रहा है, सी का 1। फिर डी का 2 यहाँ मिल रहा है, यानी कि 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तो महाजन पद के बारे में जान लेते हैं। महाजन पद दोस्तों टोटल 16 हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 16 महाजन पद हुआ करता था। कितना महाजन पद हुआ करता था? 16 महाजन पद हुआ करता था। और इस बात की जानकारी हमको जैन ग्रंथ और बौद्ध धर्म में भी मिलता है। तो जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ से मिलता है? तो जैन धर्म का भगवती सूत्र नाम का ग्रंथ है। किस धर्म का? जैन धर्म का ग्रंथ है। ये बताता है कि 16 महाजन पद था। अच्छा, बौद्ध धर्म का एक तो बुक है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। इससे भी हमको 16 महाजन पद का जानकारी मिलता है। ठीक है, लेकिन एकमात्र ग्रंथ दोस्तों जिससे 18 महाजन पद का जानकारी मिलता है। कितना? 18 महाजन पद। एकमात्र ग्रंथ जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? महर्षि पाणिनि का बुक है। महर्षि पाणिनि का बुक है जिसका क्या नाम है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। और इसी बुक से हमको 18 महाजन पद का जानकारी मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अपना क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अच्छा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा? यहाँ होगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार का कहते हैं भारत का जान लीजिए। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश कितना है अरुणाचल प्रदेश का? तो आपको याद रखना है 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही निवास करता है। अच्छा, बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछे कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर। कितना है? 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 में पास हुआ था और 2016 से पूरा देश में लागू हो गया था। लेकिन पास कब हुआ था? 2015 में पास हुआ था। 2016 से लागू हो गया था पूरा देश में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिहार की सर्वाधिक
ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सोमेश्वर की पहाड़ी। किसका नाम है? क्या नाम है? सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है शिवलिक की पहाड़ी का हिस्सा है। किसका है? शिवलिक की पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोमेश्वर की पहाड़ी का औसत ऊंचाई बताओ। तो इसका ऊंचाई कितना है? 450 मीटर। कितना है? 450 मीटर। कहेगा सोमेश्वर की पहाड़ी किस दिशा में है? सोमेश्वर की पहाड़ी याद रखना, अगर इसका दिशा अगर पूछ लिया जाए किस दिशा में, तो आपको याद रखना दक्षिण उत्तर दिशा। कौन सा? दक्षिण से उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का नेतृत्व में हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत है, हमको जयप्रकाश नारायण का खोजना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में चलाया गया था। विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। और विनोबा भावे एक आंदोलन और चलाया था, दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन। दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन भी पूछेगा कौन चलाया था? विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने पवनार आश्रम का भी स्थापना किया था। कौन सा? पवनार आश्रम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पवनार आश्रम का स्थापना कौन किया है? तो विनोबा भावे ने किया है। और सदाकत आश्रम का स्थापना पूछेगा कौन किया है? तो सदाकत आश्रम का स्थापना मौलाना मजहरुल हक। कौन किया है? मौलाना मजहरुल हक ने किया है। ये बात आपको याद रखना है। ये बिहार में होम रूल लीग आंदोलन का नेता था मजहरुल हक। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। और इस सदाकत आश्रम के लिए कहेगा जमीन कौन दान दिया था? तो खैरू मियाँ। कौन दिया था? खैरू मियाँ दिया था। और सदाकत आश्रम से पूछेगा कौन सा पत्रिका निकलता था? तो यहाँ से निकलने वाला पत्रिका का नाम था मदरलैंड पत्रिका। कौन नाम था? मदरलैंड पत्रिका। यानी कि यह भी हमको क्या पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किसका संबंध था? विनोबा भावे का था। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। असहयोग। हाँ, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित था? सॉरी दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो था वो व्यक्तिगत सत्याग्रह से ही संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और विनोबा भावे के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इतना ये भी याद रख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1942 में। कब चलाया गया था? 1942 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही पूछेगा कौन था? तो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कि जब जयप्रकाश नारायण नहीं रहेगा तो विनोबा भावे रहता है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा मधुबनी भी करती है, किशनगंज भी करती है, सीतामढ़ी भी करती है, लेकिन पूर्णिया नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नेपाल के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? आपको ट्रिक याद रखना है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला देश, सीमा साझा करने वाला देश पूछेगा कौन कौन है भारत का। हाँ, सीमा साझा करने वाला राज्य भारत का राज्य पूछेगा कौन सा है। आपको याद रखना सुब्बू। क्या याद रखना है? सुब्बू। एस से सिक्किम, एस से सिक्किम हो जाएगा। यू से उत्तराखंड हो जाएगा, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान हो जाएगा, हाँ, यू से यूपी हो जाएगा। तो ये सब जो है किससे सीमा साझा करती है? नेपाल के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? तो उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो उत्तरापद क्या नंबर का क्वेश्चन है? 27 नंबर का प्रश्न है कि उत्तरापद निम्नलिखित में किस पाल शासक ने उत्तरापद स्वामीन की उपाधि को धारण किया था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और धर्मपाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, यह बौद्ध भिक्षु था। कौन था? धर्मपाल को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं। ये 7वीं सदी में बिहार में आया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यहाँ पर बौद्ध संगीति है जो यहाँ पर इसका स्थान है। इधर टोटल यहाँ पर बौद्ध संगीति है और इसका स्थान है, और पूछ रहा है कि कौन सा गलत दिया गया है। ठीक। तो बौद्ध संगीति टोटल 5 हुआ था। कितना हुआ था? टोटल 5 हुआ था। तो 4 का मैं ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ हुआ था। तो आपको ट्रिक याद रखना है, रावे पाकू। क्या रखना है?
राहवे पाकू अगर आप याद रखते हैं तो चारों संगीति आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। रा से राजगिरह प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। वै से वैशाली, वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था, दिल्ली में है। प्रथम जैन संगीति जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा वल्लभी में हुआ था। ठीक, यहाँ मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अच्छा, जैन संगीति नहीं है, यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है और उनका सही आंसर है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी बिल्कुल सही है। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? गंगदेव, बिल्कुल गलत बात। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक हुआ करता था नान्यदेव। कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव हुआ करता था। ठीक, और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था? तो अंतिम शासक जो हुआ करता था हरि सिंह। कौन हुआ करता था? हरि सिंह हुआ करता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, ये 28 नंबर का हो गया। 29 नंबर का प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, देश की कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो मखाना जो है देश में कितना प्रतिशत उत्पादन बिहार करता है मखाना के उत्पादन में? तो मखाना के उत्पादन बिहार में 80 से 85% होता है, यानी कि बी नंबर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 80 से 85% मखाना अकेले बिहार कर लेता है। ठीक है, और मखाना को जीआई टैग कब मिला था? तो मखाना को जीआई टैग क्या होता है? कोई भी चीज़ जिस जगह पे फेमस होता है, सरकार उस चीज़ को फेमस बनाने के लिए एक टैग दिया जाता है ताकि लोग इसके बारे में जान सके ये चीज़ यहाँ का फेमस है और उस चीज़ का वैल्यू बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। तो जीआई टैग यही होता है। तो जीआई टैग जो है मखाना को कब मिला था? 2021 में। कब मिला था? 2021 में मिला था। मखाना का वैज्ञानिक नाम बताओ। मखाना का वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है यूरिल फेरोक्स। क्या नाम है? यूरिल फेरोक्स हो जाएगा। किसका रासायनिक नाम है? तो यह मखाना का है। ठीक है, मखाना को किस त्योहार में विशेष रूप से खाया जाता है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों मखाना को जो है बिहार में कोजगरा, किसमें? कोजगरा के त्योहार में क्या किया जाता है? खाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है 31 नंबर का। निम्नलिखित में से, हाँ यह है, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का संस्थापक था गुरु प्रसाद सेन। कौन था? गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मजहरुल हक का अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि मजहरुल हक ने किसका स्थापना किया था? मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम का स्थापना किया था। कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा यानी सुबह का तारा किसको कहा जाता है? दोस्तों सुबह का तारा जो है शुक्र ग्रह को, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह ये पूछेगा कौन है? शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को दोस्तों हम लोग शुक्र ग्रह पर जो है 2 गो पठार आपको याद रखना है। शुक्र ग्रह पर कितना पठार है? 2 गो पठार है। एक का नाम है लक्ष्मी का पठार। क्या नाम है? लक्ष्मी का पठार पूछेगा कहाँ है? तो ये शुक्र ग्रह पर है। दूसरा है चौरस का पठार। ये दोनों पठार आपको कहाँ मिलेगा? शुक्र ग्रह पर मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह पूछेगा कौन सा है? तो बुध ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहेगा किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। शनि ग्रह को आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। टाइटन पूछेगा किसका उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, फोबोस और डेमोस पूछेगा किसका उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह का क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, कहाँ पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम होता है। वार्षिक तापांतर कहाँ पर न्यूनतम होगा? वो होगा मकर रेखा पर। कहाँ होगा? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भूमध्य रेखा
भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इसी को हम लोग 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री लाइन कहते हैं। भूमध्य रेखा को मापने का कहेगा कि सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो मापने का प्रयास इरेस्टाथनीज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इरेस्टाथनीज द्वारा किया गया था। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है। कितना राज्य से? 8 राज्य से गुजरता है। कई बार इसके बारे में बताते रहते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक का बना होता है? यानी क्रोड पूछ रहा है कि यह किसका बना होता है। दोस्तों यह मुख्य रूप से लोहा और निकिल का बना होता है। तो लोहा ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन नहीं दिया गया है, तो इस कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है, चंद्र ग्रहण 34 नंबर का प्रश्न है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 34 नंबर का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो 35 नंबर का प्रश्न है। तो कोयला और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाएगा? कयांतरित या परिवर्तित चट्टान में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। परतदार या दोस्तों परतदार या अवसादी चट्टान में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे कोयला कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट कोयला का 4 अयस्क होता है। इसका ट्रिक याद रखना, महल से क्या रखना है? महल नहीं, ए बे ले पी। ए से एंथ्रेसाइट, बे से बिटुमिनस, बिटुमिनस, बिटुमिनस और लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट और पीट कोयला, पीट कोयला, इसी को हम लोग झड़िया कोयला कहते हैं। यही 4 प्रकार का कोयला। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस को हम लोग मुलायम कोयला कहते हैं, और यही कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। और लिग्नाइट जो होता है एंथ्रेसाइट से अच्छा कोयला होता है। फिर बिटुमिनस होता है सबसे घटिया, यही कोयला होता है। ठीक है, और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों, इसकी गुणवत्ता हम लोग, पेट्रोलियम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को हम लोग किस में मापते हैं? तो C10 संख्या में मापते हैं। किस में मापते हैं? C10 संख्या में पेट्रोलियम की गुणवत्ता को हम लोग मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलने वाली गैस कौन सा है हमारा? तो सबसे अधिक निकलता है दोस्तों जलवाष्प। क्या निकलता है? जलवाष्प। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद में CO2 भी निकलता है, लेकिन ये कम मात्रा में निकलता है, लेकिन सबसे अधिक क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। चलिए नेक्स्ट अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो सबसे अधिक भारत का लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। कहाँ है? गुजरात है, लेकिन गुजरात तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो दूसरा सबसे अधिक पूछेगा कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो गुजरात नहीं है, लेकिन तमिलनाडु है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुजरात तो ही है ना, गुजरात होता तो गुजरात होता, गुजरात ऑप्शन नहीं है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु के साथ में कितना कितना? तो 1076 किलोमीटर। कितना? 1076 किलोमीटर का तटरेखा सीमा लगाता है। ठीक है, और जबकि गुजरात के साथ में कितना लगाता है? गुजरात के साथ में, गुजरात में सबसे अधिक लगाता है। गुजरात में कितना? 1600 मीटर का। कितना? 1600 किलोमीटर का। ठीक, और तीसरा नंबर दोस्तों सबसे अधिक लंबी तटरेखा किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का लगता है। आंध्र प्रदेश का कितना लगता है? आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा 974 किलोमीटर। कितना? 974 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? दोस्तों सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली की पहाड़ियाँ है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इस अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे ऊंची चोटी को हम लोग गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसकी औसत ऊंचाई पूछेगा कितना है? अरावली की चोटी की औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई आपका 600 से 900, कितना है? 600 से 900 किलोमीटर है। ठीक, मीटर है। और मैं आपको बताता हूँ, अरावली पर्वतमाला का दक्षिण भाग को पूछेगा हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अरावली पर्वत पहाड़ी का दक्षिण भाग को पालमपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? पालमपुरम कहते हैं।
पालम पूरम कहते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वत में कौन सी चोटी स्थित है? तो याद रखना कि धूपगढ़ की चोटी है। कौन सा? धूपगढ़ की चोटी पूछे कहाँ स्थित है? तो अरावली की पहाड़ी पर धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी भी कहाँ है? तो यहीं पर है। ठीक, और यह किस जिला में है? तो सिरौली। कहाँ है? सिरोही। सिरोही, सिरोही। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? 40 नंबर का प्रश्न है, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ब्रिक्स का जो 10वां सदस्य देश बना है वो कौन सा बना है? अर्जेंटीना, सूडान, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो यह सूडान बना है। क्या बना है? सूडान बना है। 40 नंबर का क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, ब्रिक्स में कहेगा कि कौन कौन सा देश शामिल है? तो ब्रिक्स में दोस्तों, ब्रिक्स में आपको याद रखना ब्राज़ील। स्थापना के वक्त कौन कौन शामिल था? तो स्थापना के बाद ब्रिक्स में जो शामिल था ब्राज़ील, फिर हो जाएगा रूस, फिर याद रखना है रूस के बाद में याद रखना है इंडिया। इंडिया जो है ब्रिक्स का सदस्य है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, फिर चीन, फिर दक्षिण अफ्रीका। तो ये सब जो है किसमें शामिल था? ब्रिक्स में शामिल है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। ब्रिक्स में अंतिम में कहेगा कि कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्रिक्स में सबसे अंतिम में जो शामिल हुआ है वह कौन सा देश हुआ है? साउथ अफ्रीका। कौन सा हुआ है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे अंतिम में शामिल हुआ है। ठीक, ब्रिक्स का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर, मुख्यालय के इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड क्वार्टर। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन। कहाँ पर है? शंघाई, चीन में है। ठीक, नेक्स्ट अगला है वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो हुआ था, वर्ल्ड बैंक का उसका स्थापना 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था वर्ल्ड बैंक का स्थापना? 1944 में। स्थान पूछेगा तो आपको बताना है कि अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। क्या बताना है? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। ठीक, और विश्व बैंक का मुख्यालय भी यहीं पर है। क्या है? हेड क्वार्टर भी इसी वाशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना पूछेगा किस सम्मेलन के बाद किया गया था? तो इसका जो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना था, स्थापना जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद किया गया था। कौन सा सम्मेलन के बाद? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चलिए थोड़ा और भी बता दें क्या? चलिए और भी बता देते हैं भैया। चलिए छोड़ देते हैं यहीं तक, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यहाँ पर टोटल जीके जीएस का प्रश्न था जो आपको सोल्यूशन मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।